नमस्कार दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2025 दिन रविवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। लखनऊ में हजरतगंज से शहीद पथ तक आवागमन सुगम बनाने के लिए एलडीए 2300 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर बनाएगा। यह फ्लाईओवर लामाट्रीनियर कॉलेज से G20 रोड तक बनेगा, जिसकी लागत करीब 315 करोड़ रुपए होगी। प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है और इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना के तहत गोमती नदी पर 250 मीटर लंबा ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 60 करोड़ रुपए है। इसके बन जाने से 1900 चौराहा, विक्रमादित्य मार्ग, इकाना स्टेडियम और शहीद पथ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत जनवरी 2025 से अब तक अस्पतालों को 3540 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जून से साचीन के खातों से 9 करोड़ 54 लाख रुपए की अवैध निकासी के बाद भुगतान प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए गए। अब एआई आधारित सॉफ्टवेयर से दावों की जांच और मरीज डॉक्टर की फोटो अनिवार्य की गई। 11 जिलों के 39 अस्पतालों की मिलीभगत सामने आने पर उनकी सहबद्धता रद्द कर दी गई है। प्रदेश के 5901 सरकारी व निजी अस्पताल योजना से जुड़े हैं और अब 2 चरणों में जांच के बाद ही भुगतान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 लागू कर औद्योगिक अपराधों में कारावास की सजा समाप्त कर दी है। अब 90% मामलों में केवल जुर्माना लगाया जाएगा, जो हर 3 साल में 10% बढ़ेगा। इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को राहत देना और राज्य में निवेश बढ़ाना है। अध्यादेश के तहत 10 कानूनों में संशोधन किए गए हैं, जिनमें भूजल प्रबंधन, गन्ना, सिनेमा, नगर निगम और वृक्ष संरक्षण अधिनियम शामिल है। अब नियम उल्लंघन पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। सरकार का मानना है कि इससे कारोबार में सुगमता और निवेश माहौल बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने मुल्तवियों के लिए नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, जिसके तहत वे अब वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पर अपनी संपत्तियों का विवरण देख सकेंगे। इसके लिए बोर्ड द्वारा जारी विशेष नंबर की आवश्यकता होगी। इस सुविधा से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जिलावार संपत्तियों और 1986 से 1989 के गजट नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। प्रदेश में सुन्नी बोर्ड की 1,26,000 और सिया बोर्ड की 77,085 संपत्तियां पंजीकृत है। उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर तक सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। राज्य स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपनी योजनाओं में प्राथमिकता दे। अब तक 18,55,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। सरकार प्रेरणा कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ऊर्जा परियोजनाओं और हवाई अड्डों पर SHFC उत्पाद बिक्री केंद्र के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने पर काम कर रही है। लक्ष्य है कि हर महिला सालाना 1 लाख से अधिक कमाई कर आर्थिक रूप से सशक्त बने। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समिति गठित की है। यह कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 30 अक्टूबर को लिए गए निर्णय का हिस्सा है। समिति की अध्यक्षता बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव करेंगे। इसमें स्कूल शिक्षा महानिदेशक, समाज कल्याण निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक, शिक्षा निदेशक, शिक्षाविद अशोक गागुल और 6 जिलों के प्रतिनिधि शिक्षक शामिल है। समिति को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाइन हाजिरी जैसी पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा सकती है। बीटीसी शिक्षक संघ ने कहा है कि सभी शिक्षक संगठनों की राय लिया जाना चाहिए। लखनऊ में होने वाला GBC 5 अब नवंबर में आगे बढ़ सकता है। औद्योगिक विकास विभाग ने 21 से 30 नवंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बुकिंग रद्द कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मिलने पर कार्यक्रम दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और इन्वेस्ट यूपी निवेश प्रस्तावों का सत्यापन कर रहा है। अब तक 2.6 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव सत्यापित हो चुके हैं। नोएडा में एलजी कंपनी 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगी, जिससे 500 रोजगार सृजित होंगे। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 8 नवंबर से हो गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में कहा कि 2014 के बाद भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि रेलवे में 95% रेल लाइनों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय रेल को गति व स्मार्ट रूप दिया है। जम्मू कश्मीर तक रेल पहुंचाकर देश ने नई उपलब्धि हासिल की है। पाठक ने कहा कि गोमती नगर स्टेशन पूरी तरह तैयार है और चारबाग स्टेशन के दूसरी ओर नया स्टेशनरी तेजी से बन रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों द्वारा समय पर बिजली बिलों का भुगतान न करने से पावर कॉर्पोरेशन वित्तीय संकट में है। विभिन्न विभागों पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे समय से बिलों का भुगतान करें, अन्यथा लेट पेमेंट सरचार्ज देना होगा। बिजली बिल में देरी के कारण पावर कॉर्पोरेशन को 10% से अधिक ब्याज दर पर लोन देकर बिजली उत्पादों को भुगतान करना पड़ता है। पंचायती राज, जल संस्थान और अन्य विभागों पर बकाया राशि बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता बनने के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। यदि किसी का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो उसे आधार के साथ अन्य मान्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को संदेश भेजकर निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड न तो नागरिकता, निवास प्रमाण और न ही जन्म तिथि का प्रमाण है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आयोग ने 13 मान्य दस्तावेज तय किए हैं, जिनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल है। उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अब कक्षा 6 से ही छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जूनियर हाई स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम की उपलब्धता और कार्यशीलता की जांच शुरू कर दी है। पूर्व में शुरू की गई कंप्यूटर सहायतित शिक्षा योजना को फिर से प्रभावी बनाने की कवायद चल रही है। अपर राज्य परियोजना निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में कंप्यूटर उपकरण सुचारू रूप से चले और प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देश को एक साथ 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन से बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि लखनऊ सहारनपुर फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बनारस खजुराहो ट्रेन धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देगी, जबकि लखनऊ सहारनपुर ट्रेन मध्य और पश्चिम यूपी की कनेक्टिविटी को सशक्त बनाएगी। नई ट्रेनों में आधुनिक सुरक्षा, आराम और वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर देश भर के किसान इंतजार कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। वहीं 4 राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के खाते में यह किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। भारी बारिश से हुए नुकसान के कारण इन राज्यों को प्राथमिकता दी गई थी। बाकी राज्यों के किसानों को जल्द राहत मिल सकती है। किसान अपनी किस्त से जुड़ी जानकारी और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 6 साल पुराने मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया है। यह मुकदमा 2019 में हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ था। आरोप था कि 2014 में सरकारी लेटर हेड व मोहर के गलत इस्तेमाल से भाजपा, आरएसएस और शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की छवि धूमिल की गई। कोर्ट ने कहा कि वादी अपना पीड़ित होने का ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, न तो दस्तावेज
सबूत थे और न विश्वसनीय गवाह। अदालत ने इसलिए चार्ज साबित नहीं होने पर बरी करने का आदेश दिया। फैसले पर आजम ने न्याय को सलाम किया और कहा कि कमजोरों को आशा मिलती है। उत्तर प्रदेश में मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। 9 नवंबर को प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जबकि रात और सुबह हल्की ठंड महसूस की जा रही है। तराई क्षेत्रों में छिछले से मध्यम कोहरे का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है और मौसम शुष्क रहेगा। 13 व 14 नवंबर को भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी में साफ आसमान व हल्की धुंध बने रहने की संभावना है। मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में अधिकतम 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।